नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। बेटा डायपोल की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, चलिए देखते हैं। जो भी आंसर आएगा बेटा हम उसे याद भी रखेंगे, ठीक है। हम डेरिवेशन जरूर करेंगे बट वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। सबसे पहले बेटा हम इस काम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहले हम एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं और उसके बाद बेटा हम इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे। इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है बाद में आएगा। सुनिए बच्चों, ये आपके पास बेटा लेट से वाई एक्सिस, ये बेटा आपके पास लेट से एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल पड़ा है ऐसे, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल की लाइन है ना बेटा, उसी लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस। उसी लाइन को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ डायपोल। इट इज एक्सिस ऑफ डायपोल। द लाइन along which dipole is placed, but this line is known as axis of dipole। मुझे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ये डायपोल जो है बड़ा, इसका डायपोल मोमेंट P है, सेंटर्ड एट ओरिजिन 0,0,0। चलिए निकालते हैं। P डायपोल मोमेंट है। चलो बड़ा सुनना, मुझे एक्सिस पे बेटा मान लीजिए किसी इस पॉइंट पे निकालनी है बेटा। लेट से दिस पॉइंट इज P और यहाँ से जो डिस्टेंस है बेटा लेट से वो R है। डायपोल के सेंटर से लेट से बड़ा डिस्टेंस इज R। जो डायपोल है उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ पर लेट से प्लस क्यू, यहाँ मेरे बच्चे लेट से माइनस क्यू, और इस प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो सेपरेशन है बेटा उसको एक बार के लिए 12 लिख दो। तो मैं इस बात को जानता हूँ बेटा कि जहाँ कहीं Q इंटू 12 लिखा हुआ दिखाई देगा ना बेटा, वहाँ पर हम डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं P। अगर ये 12 है तो बेटा ये डिस्टेंस है L, ये डिस्टेंस है L। चलिए इस पॉइंट P पर बेटा पॉइंट P मत बोलो, इसको चलो अपन A बोल देते हैं बेटा। P से तो वो डायपोल मोमेंट की फील आती है ना, इसलिए। अब मुझे इस A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। निकालेंगे, पहले इस Q चार्ज की वजह से निकालते हैं, फिर इस माइनस Q चार्ज की वजह से निकालते हैं। अभी निकालते हैं। प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो बेटा रेडियली आउटवर्ड्स ऐसे आएगी। मैं इसको E प्लस कह रहा हूं बेटा। नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे, E माइनस। कौन सा बड़ा है? आप बोलो सर पॉजिटिव वाला चार्ज नजदीक है इसलिए E प्लस वाली वैल्यू ज्यादा होगी, माइनस वाला चार्ज दूर है तो माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। तो कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो ऐसे बाहर की तरफ होगी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। और मैं आपसे पूछूं बेटा कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, तो आप बोलोगे सर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी दिस माइनस दिस। प्लस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस बेटा माइनस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतना सा काम है, निकाल भी लेंगे। बट बेटा मैं एक बार ना एक्सिस में इधर वाले पॉइंट्स पर भी दिखाना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। इधर वाले पॉइंट्स को जरा गौर से देखना बेटा। मान लीजिए कि यहां कहीं कोई पॉइंट है B, माइनस वाला चार्ज बेटा नजदीक है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E माइनस। प्लस वाला चार्ज दूर है, उसकी वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे E प्लस। नाउ वी नो दैट कि बेटा माइनस वाला चार्ज नजदीक है तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा बड़ी है, प्लस वाला चार्ज दूर है तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड छोटी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। आपने बेटा कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है बेटा, डायपोल मोमेंट डायरेक्शन बेटा कहां से कहां तक होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। डायपोल मोमेंट अगर एक्सिस पे डायपोल मोमेंट अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सिस के सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे डायरेक्शन में है। यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और बेटा यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। इन वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इन वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एट एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू डायपोल मोमेंट। बेटा डायपोल मोमेंट के पैरेलल है। डायपोल मोमेंट अगर ऐसे है तो आपकी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही है, ऐसे। फेयर एनफ। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं बेटा। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ और उसकी वैल्यू है बेटा बोलना कितनी है, के क्यू अपॉन यहां से यहां तक के डिस्टेंस। बेटा ये डिस्टेंस मेरे पास है R माइनस L का स्क्वायर माइनस इस बड़ा क्यू चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है के
Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बेटा यहाँ वापस से माइनस लगाने की जरूरत नहीं है आपको तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना है, उसमें माइनस नहीं आएगा। माइनस तो सिर्फ और सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, और वो वाली बात तो बड़ा हम लोगों ने सेट कर रखी है पहले से ही। इसको हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, दैट इज के क्यू अपॉन बेटा नीचे तो आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी स्क्वायर, ऊपर बड़ा मेरे ख्याल से जाएगा आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। बेटा के क्यू तो ठीक है, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। बड़ा ऊपर देखना, आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर कैंसिल, 2ar माइनस माइनस 2ar, 2ar माइनस माइनस 2ar इज ऑफ कोर्स 4ar, सॉरी बेटा 4rl, 2rl माइनस माइनस 2rl इज ऑफ कोर्स बेटा कितना 4rl। ये बेटा हमारा आंसर है। इसमें आप ये भी कह सकते हो कि सर ये जो q इंटू 4l है, ये जो q इंटू 4l है, इसको हम 2p लिख सकते हैं। बेटा क्या लिख सकते हैं 2p। तो एक्सिस पर बड़ा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है उसको आप बड़े आराम से लिख सकते हो, दैट इज 2 k p r अपॉन बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस। लेकिन आप कहोगे सर अभी तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन का एक पॉइंट तो यूज करना रह ही गया, और वो ये है कि इलेक्ट्रिक डायपोल जो है उसमें तो चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो बड़ा इस आर के मुकाबले बहुत छोटा है। तो आपको ऐसा मानना पड़ेगा कि 2l इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। If 2l is very very small as compared to r, तो of course l is very very small as compared to r. And if l is very very small as compared to r, you can say कि sir it can be written as 2kp r square minus l square can be written as r square, उसका स्क्वायर हो गया r raised to power 4, ऊपर नीचे से बड़ा एक r कैंसिल, बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स आउट टू बी एट एक्सिस 2kp अपॉन r क्यूब। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग विथ डिस्टेंस एंड विद द पावर ऑफ 3। बेटा जैसे जैसे दूर जाओगे वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार घटती जाएगी, और वो भी बेटा कैसे घट रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप कह सकते हो कि सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायपोल से डिस्टेंस की पावर 3। डायपोल से जितना दूर जाओगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे लगातार आपकी घटती जाएगी घटती जाएगी घटती जाएगी। चलिए बेटा नेक्स्ट एक छोटी सी बात और, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हम वेक्टर फॉर्म में भी सोच सकते हैं। मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मुझे एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो बेटा वेक्टर में तो दो चीज़ें चाहिए आपको, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ये तो रहा मैग्नीट्यूड, बेटा मैग्नीट्यूड इज 2kp अपॉन आर क्यूब। डायरेक्शन, बेटा डायरेक्शन में बोल चुका हूं कि पूरे रास्ते एक्सिस पर जिस तरफ डायपोल मोमेंट है उस तरफ ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस तरफ ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आई कुड से कि डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय पी कैप। Direction can be given by p cap, but what is p cap? It is a unit vector along dipole moment. तो आप कह सकते हो कि हाँ से बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, p cap is just a unit vector, its unit is of course but its magnitude is 1, direction is of course along dipole moment. p into p cap is your p vector, so you could say कि at axis बड़ा electric field will be 2kp vector upon r cube. You have to remember this formula, बड़ा ये formula आपको बड़ा याद तो रहना ही चाहिए कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी। एक बात तो बेटा अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डायपोल से डिस्टेंस, बेटा कोई ग्राफ वगैरह प्लॉट कर सकते हो क्या? आपको सर ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ग्राफ इज मोर और लेस बेटा समथिंग लाइक दिस, बिकॉज वी नो दैट कि एट एक्सिस जैसे जैसे दूर जाएंगे बेटा वैसे वैसे लगातार इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी। और कैसे घटेगी? नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ आर, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रेज़ टू पावर 3। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एट एक्सिस। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं बेटा। हमने बेटा अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, हम बाकी पॉइंट्स पर भी निकाल सकते हैं। निकाल क्या सकते हैं? निकालनी पड़ेगी, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा बेटा अगेन जैसे हमने एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा रिजल्ट याद किया बेटा वैसे हमें बाकी सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले भी याद करने ही है ना। कोई इसमें गुंजाइश नहीं कि बेटा हम छोड़ दें, है ना। फॉर्मूले तो बड़ा काम आएंगे। तो चलिए
नेक्स्ट इज हेडिंग लिखिए बेटा, एट इक्वेटोरियल। बेटा नेक्स्ट इज एट इक्वेटोरियल। बेटा एट इक्वेटोरियल मतलब एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डायपोल। अगर आपके पास डायपोल ऐसा है तो उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अभी निकालते हैं बेटा। मैं पहले एक बार अर्थ भी लिख दूं। एट इक्वेटोरियल मीन्स एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सुनिए बेटा, जैसे आपके पास बेटा ये रहा एक डायपोल। बेटा ऐसे इक्वेटोरियल कैसे कह रहे हैं बेटा, मैं फिर से बोलता हूं। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यूं, बेटा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायपोल के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरेगा और डायपोल के परपेंडिकुलर होगा। ऐसे ऐसे। लेकिन आप इस बात को बड़ा जानते हैं, समझते हैं कि सिर्फ एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थोड़ी होगा। ऐसे तो हजारों करोड़ों अरबों खरबों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकते हैं भाई। प्लस क्यू चार्ज यहां पर, माइनस क्यू चार्ज यहां पर, ये इन दोनों को जोड़ने वाली लाइन। दिस लाइन इज एक्टिंग लाइक ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। Even this line is also perpendicular bisector. Even this line is perpendicular bisector. Even this is perpendicular bisector. Even this is perpendicular bisector. It means that there can be infinite number of perpendicular bisector, and we could say that there can be infinite number of equatorial lines. दोनों चार्ज को जोड़ने वाली लाइन तो एक ही हो सकती थी, एक्सिस तो सिर्फ और सिर्फ एक हो सकती थी, लेकिन इक्वेटोरियल लाइन बड़ा बहुत सारी हो सकती हैं। इक्वेटोरियल लाइन ये भी हो सकती है, 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 ये भी हो सकती है। पूरा का पूरा एक प्लेन बन जाएगा बड़ा उन लाइन को कंसिस्ट करते हुए। उस प्लेन का हम नाम निकाल देंगे इक्वेटोरियल प्लेन। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर ये जो लाइन है ऐसी कितनी लाइंस होंगी, तो आप कह सकते हो कि ऐसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पॉसिबल है। और ये सारे, इस लाइन को मैं नाम भी निकाल रहा हूं बेटा। क्या नाम निकाल रखा अपन इस लाइन को? दैट इज इक्वेटोरियल लाइन। ये सारे के सारे इक्वेटोरियल लाइंस जो होंगी बेटा, किसी न किसी प्लेन में होंगी। जिस प्लेन में बेटा ये सारे के सारे लाइंस होंगी बेटा, उस पूरे के पूरे बेटा प्लेन को अपन लोग इक्वेटोरियल प्लेन बोल देंगे बेटा। ऐसे डायपोल बेटा ऐसे पड़ा, और आपका इक्वेटोरियल प्लेन जो है वो ऐसे है। इक्वेटोरियल प्लेन ऐसे। दिस इज अवर इक्वेटोरियल प्लेन। ये बड़ा अपना इक्वेटोरियल प्लेन है। फेयर एनफ। ये बड़ा सिर्फ और सिर्फ अपन डिफाइन करने लग गया कि इक्वेटोरियल लाइन क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन क्या है। मुद्दे पे आते हैं। हमें बड़ा इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चलिए निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बड़ा अगेन हम डायपोल को वापस से तोड़ देंगे। डायपोल को तोड़कर बड़ा वापस प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, फिर उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को ऐड करने की कोशिश करेंगे, तो कोई ना कोई रास्ता तो बड़ा निकल ही आएगा, है कि नहीं? हो जाएगा अपन से यार, है ना? तो चलिए बेटा, सबसे पहले बेटा मैं दो चार्ज लूंगा। दोनों चार्ज के बीच में सेपरेशन 12 रखूंगा। तो जहां पर Q इंटू 12 लिखा हुआ दिखाई देगा, हम फाइनल बेटा वहां पर L लिख सकते हैं। और आपके पास बेटा ये रहा y एक्सिस, ये रहा बेटा x एक्सिस। यहां कहीं बेटा कोई डायपोल पड़ा है ऐसे। डायपोल का डायपोल मोमेंट P है, लेकिन मैंने क्या किया कि मेरे बच्चे यहां पर चार्ज मान लिया -Q, यहां पर मेरे बच्चे चार्ज मान लिया मैंने +Q, और दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है बड़ा वो मैंने मान लिया 2L, जिसमें से ये L ये L। जहां कहीं Q इंटू 2L लिखा हुआ दिखाई देगा, हम आखिर में वहां पर P तो पुट कर ही देंगे। मुझे इक्वेटोरियल पर यहां कहीं बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकाल देंगे। बड़ा डिस्टेंस कितनी है? R। आप कहोगे सर इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमने कभी न कभी एग्जाम्पल में कर रखा है। हाँ बड़ा बिल्कुल कर रखा है, शायद आपको याद भी हो। इस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड।
ये r है, ये l है, तो बेटा ये डिस्टेंस रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये अगर e लिखना चाहूँ बेटा वेरी सिंपल, दैट इज k q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस माइनस q चार्ज की वजह से इस पॉइंट p पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा आउटवर्ड्स नहीं इनवर्ड्स, बिकॉज ये चार्ज तो आपका नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा वापस से E लिख रहा हूँ, कारण आप जानते हैं बेटा जितना चार्ज ये उतना चार्ज ये, जितने डिस्टेंस ये उतने डिस्टेंस ये, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ही सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से बेटा दिस एंगल इज थीटा, बेटा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट विद थीटा। यू कुड से कि सर अगर ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा, बाय सिमेट्री बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा। आप इस बात को देख पा रहे होंगे कि आपका ई साइन थीटा और ई साइन थीटा कैंसिल हो गया और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पर इस तरफ आ गई है। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आ गई है और उसकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी, 2e का cos थीटा। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। कैन यू कमेंट समथिंग इन अबाउट डायरेक्शन? आपको हाँ सर बिल्कुल, हमारे पास डायपोल मोमेंट है ऐसे और इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट। डायपोल मोमेंट है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट। सर ये वाला पॉइंट भी तो इक्वेटोरियल पे है? हाँ बेटा है। सर यहाँ पे डायरेक्शन ऐसी हुई क्या? चेक कर लेते हैं। इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। अगेन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। यहाँ पर भी डायरेक्शन बेटा वही है, सेम डायरेक्शन। कौन सी? डायपोल मोमेंट के अपोजिट। तो पहली बात बेटा अपन ने ये लिख दी है, डायरेक्शन के बारे में कमेंट कर देते हैं कि एट इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to dipole moment। बेटा डायपोल मोमेंट के अपोजिट। दूसरी बात है कितनी? बेटा है कितनी निकाल लेंगे। इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा बोलना 2 टाइम्स E। E मतलब बेटा अकेले चार्ज की वजह से, अकेले चार्ज की वजह से है KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। बेटा cos theta is of course base upon hypotenuse। बेटा base is L and hypotenuse is root of R square plus L square। बेटा इस Q into 2L को हम पहचानते हैं यार। बेटा इस Q into 2L को हम लिख सकते हैं P, और इक्वेटोरियल पर बेटा बड़े आराम से आप कह सकते हो कि इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज KP अपॉन बेटा क्या, ओ KP बेटा अपॉन बेटा क्या, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। नॉट बैड, अच्छी बात बेटा, बढ़िया है। बेटा आप कहोगे सर अभी भी है ना डायपोल मोमेंट की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसका एक एस्पेक्ट तो रह ही गया, और वो एस्पेक्ट ये था कि 2L इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू R। इफ 2L is very very small as compared to R, it obviously means कि L is also very very small as compared to R। and if L is very very small as compared to R, we can say कि सर ठीक है, it can be written as Kp upon R raised to power 3। इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो Kp अपॉन R raised to power 3 आएगा। और अगर आप मुझसे कहो कि सर वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मैं कहूँगा बेटा वेक्टर फॉर्म में दो चीज़ें आएंगी, एक तो मैग्नीट्यूड जिसकी वैल्यू है Kp अपॉन R raised to power 3, और दूसरी है डायरेक्शन। डायरेक्शन आप बेटा खुद ही कह रहे हो कि सर डायपोल मोमेंट अगर ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा उसके अपोजिट है, तो यू कुड से कि सर डायरेक्शन कैन बी गिवन एज माइनस पी कैप। बेटा पी कैप इज ऑफ कोर्स यूनिट वेक्टर अलोंग dipole moment, but electric field is not along dipole moment, it is opposite to dipole moment, so I wrote a minus sign with p cap। so but this gives me minus kp, p into p cap is p vector minus kp vector upon r raised to power 3। this is electric field at equatorial। बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगी, ठीक है ना, बढ़िया है। बाकी बात बेटा सेम ही है, सिर्फ दो बातें इंपॉर्टेंट है बेटा। वहां पर फॉर्मूले में एक्सिस पर 2kp अपॉन आर क्यूब आया था, यहां पर kp अपॉन आर क्यूब आया है। एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की तरफ था और यहां पर बेटा जी इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट के अपोजिट। इससे हमारा काम चल जाएगा बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। चलिए बेटा एक सवाल करें, सवाल नहीं बेटा, एक मिनट, एक छोटा सा काम और रह गया बेटा, वो ये है कि किसी भी जनरल पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे।
भाई हम लोगों ने तो सिर्फ और सिर्फ बेटा कहाँ निकाली, हम लोगों ने निकाली सिर्फ और सिर्फ एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर। पॉइंट्स तो बेटा एक्सिस और इक्वेटोरियल के अलावा भी हो सकते हैं, तो उन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, कितनी आएगी बेटा वो और देख लेते हैं, उससे भी निपटा ही देते हैं ना। कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बड़े आराम से उस काम को भी अपन निपटा लेते हैं। चलिए बेटा, एट एनी जनरल पॉइंट, बेटा किसी भी जनरल पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं, तो सुनिए बेटा। हाँ ये बेटा आपके पास इक्वेटोरियल, ये बेटा आपके पास एक्सिस, ये आपके पास डायपोल, डायपोल का बेटा डायपोल मोमेंट बेटा लेट से पी वेक्टर, ठीक है बेटा। हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बैठे 2kp/r³, हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल बैठे kp/r³। अब मैं कह रहा हूं बेटा मुझे ना यहां कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ऐसे किसी पॉइंट पर निकालनी है जिसकी पोजीशन वेक्टर जो है बेटा वो डायपोल मोमेंट के साथ एंगल बना रही है थीटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल है बेटा, पी वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में। तो आप कह सकते हो साइड में बेटा लिखते बेटा थीटा इज एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड आर वेक्टर। चलिए बेटा निकालते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीके से बेटा हम इसको निपटा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क है नहीं यार। एक काम कीजिए बेटा, इस पी वेक्टर के बेटा दो कंपोनेंट कीजिए, इस बेटा पी वेक्टर के बेटा दो कंपोनेंट कीजिए ऐसे, ऐसे बेटा दो कंपोनेंट कीजिए। थीटा की तरफ पी का जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो पी कॉस थीटा आएगा, उसके परपेंडिकुलर आपके पास बेटा पी साइन थीटा आएगा। चलिए दोनों ही देखते हैं, है ना। देखो बेटा हमारे इस तरफ बेटा p का जो कंपोनेंट आएगा बेटा दैट इज ऑफ कोर्स p cos थीटा। इसी तरह से इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में p का जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो आएगा p का sin थीटा, ठीक है ना। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पी वेक्टर की वजह से निकालनी है, पी वेक्टर को भूल जाओ, इसकी वजह से निकाल लो, इसकी वजह से निकाल लो, काफी है, क्योंकि ये दोनों भी किसी के पार्ट है, इसी के पार्ट है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या फिर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, फिर उनको ऐड कर दो, एक ही बात है बेटा। इस पी कॉस थीटा के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये वाला पॉइंट जो है ये इस पी कॉस थीटा वाले डायपोल के तो एक्सिस पर है, और एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बेटा वो किस तरफ होती है, आप बोलोगे सर डायपोल मोमेंट की तरफ ही होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे। मैं बेटा इसको ई पैरेलल कह रहा हूं। बेटा मेरे ख्याल से आप लोगों को पता है कि एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलो हाँ से बिल्कुल 2kp/r³, थोड़ा लिख देना दैट इज 2kp/r³। हमसे एक बड़ा छोटी सी गलती हो गई, क्या कि बेटा ये जिस डायपोल की वजह से आप जिस डायपोल की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हो उसका डायपोल मोमेंट पी नहीं है, पी कॉस थीटा है। तो आप बोलो सर कोई बात नहीं, जहां पी लिखा हुआ है वहां पर हम पी कॉस थीटा लिख देंगे, फेयर एनफ। आगे चलते बेटा, अब इस पी साइन थीटा के कारण बेटा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। आप बोलोगे सर ये वाला जो पॉइंट है ना ये इस पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल पे है, और अगर ये पी साइन थीटा के अगर इक्वेटोरियल पर है तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बेटा वो डायपोल मोमेंट की तरफ नहीं आएगी, डायपोल मोमेंट के अपोजिट आएगी, और फॉर्मूला भी शायद कुछ डिफरेंट है, देख लेंगे बेटा। इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई बेटा मैं उसको ई परपेंडिकुलर कह रहा हूं, और मैं कहूं बेटा इसका फॉर्मूला, तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मूला पता है मुझे, दैट इज kp/r³। सॉरी बेटा पी नहीं, जिस डायपोल के कारण आप यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड रखो उस डायपोल का डायपोल मोमेंट पी नहीं है, बल्कि बेटा कितना है पी साइन थीटा, तो दैट इज kp sin θ/r³। ले बेटा
हमने बातों ही बातों में क्या किया कि इस डायपोल मोमेंट के दो टुकड़े किए और दोनों टुकड़ों की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया। उन दोनों टुकड़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आसान इसलिए था क्योंकि इनकी वजह से हम जानते हैं कि इनकी वजह से या तो ये वाला पॉइंट इक्वेटोरियल पे था या बड़ा एक्सेस पे था, और उनके हम फॉर्मूले पहले से याद कर चुके हैं। इन दोनों का अब जोड़ दो बेटा, हमारे पास रिजल्टेंट आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा देखना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी। आई थिंक बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज रूट ऑफ ई पैरेलल का स्क्वायर प्लस ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मेरे ख्याल से बेटा के पी अपॉन आर रेज टू पावर 3 तो बड़ा कॉमन ही आ गया होगा, और रूट ऑफ 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बेटा साइन स्क्वायर थीटा। इट कैन बी रिटन एज के पी अपॉन आर रेज टू पावर 3। बेटा एक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 लिख सकते हैं। दैट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये ले बेटा किसी भी पॉइंट पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी डायपोल की वजह से, उसका फॉर्मूला आ गया, दैट इज के पी अपॉन आर क्यूब इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको एक्सिस पर निकालना हो तो थीटा का बड़ा 0 रख सकते हो। cos 0 is 1, 1 into 3 बेटा 3, 3 plus 1 is 4, 4 का रूट is 2, इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी 2 kp अपॉन आर क्यूब। क्या बेटा सच्ची में थीटा इक्वल्स टू 0, मतलब एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 kp अपॉन आर क्यूब आया था क्या? आप वहाँ से बिल्कुल आया था बेटा। इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लियो, थीटा को बेटा 90 रख दो, थीटा को बेटा 90 रख दो, थीटा को बेटा 90 रख दिया तो cos 90 कितना हो गया? 0। बेटा ये टर्म तो गायब होगी, 1 का रूट इज 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इज kp अपॉन आर क्यूब। क्या बेटा सचमुच में यहाँ वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड kp अपॉन आर क्यूब आया था क्या? आप वहाँ से बिल्कुल भी आया था। एक बात और बेटा, ये जो आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आर वेक्टर के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, एंड लेट्स से बेटा दिस एंगल इज फाई। ये फाई निकालना बेटा हमारे लिए कोई खास मुश्किल काम है नहीं। हम कह सकते हैं कि tan फाई इज बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज ई परपेंडिकुलर, बेस इज ई पैरेलल। बेटा ई परपेंडिकुलर अपॉन ई बेस किया बेटा के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। बेटा मेरे ख्याल से ये आ गया साइन थीटा अपॉन 2 टाइम्स कॉस थीटा। इट कैन रिटन एज tan थीटा बाई 2। तो आप कह सकते हो कि हमारे पास फाई आ गया है। फाई है क्या बेटा? इट इज एंगल बिटवीन, बेटा किस किस के बीच में एंगल है? आप कह सकते हो कि सर दिस इज द एंगल बिटवीन जो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई है वो, और ये जो हमारा आर वेक्टर है वो। आर वेक्टर और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। इट इज एंगल बिटवीन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर वेक्टर, एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। बढ़िया बेटा। कोई अगर हमसे ये पूछ ले कि व्हाट इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट, बेटा देखना इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के बीच में एंगल पूछ ले, बेटा सोच पाओगे? आपका डायपोल मोमेंट ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे, दोनों बीच में एंगल निकालना है। सोच लेंगे वेक्टर्स के बीच में जब भी एंगल निकालना हो पहले दोनों के टेल्स को जोड़ दो। थोड़ा जोड़ देंगे। ये डायपोल मोमेंट उठाओ बेटा, उठाओ उठाओ उठाओ, बिना डायरेक्शन चेंज किए उठा के यहाँ रख दो। यू नो इट वेरी वेल कि वेक्टर बेटा अनचेंज रहेगा अगर आप इस तरह से उसको पैरेलली शिफ्ट करते हो। तो आपका डायपोल मोमेंट इज समथिंग लाइक दिस। ये बेटा एंगल आप पहले से जानते हो बेटा कितना है? थीटा। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? यू कुड से कि सर दैट एंगल इज थीटा प्लस फाई। So the angle between electric field and dipole moment is theta plus phi, which can be written as theta plus tan inverse of tan theta by 2। बेटा ये हमारा एंगल आ गया। ठीक है बेटा, ये हमारा बड़ा आंसर आ गया। अच्छा आंसर यार, बढ़िया आंसर है ना। कोई इसमें बहुत बड़ा टास्क तो बड़ा था नहीं, ये अपना काम हो गया। आगे चले बच्चों, समझ तो आई क्या होगा आपको? आगे बढ़ते हैं, एक सवाल निपटाते हैं, बड़ा बढ़िया सा अच्छा सा सवाल निपटाते हैं। सुनिएगा,
फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही बेटा, ऐसे कोई मैं कोई अलग से कोई बात नहीं पूछ लूँगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, आराम से कर सकते बेटा। सुनिएगा कि क्या सिचुएशन है बेटा, सारी सिचुएशन देखना और एक छोटा सवाल है बेटा, पहले खुद ट्राई करना और उसके बाद बेटा उसके बाद बेटा जाके सॉल्यूशन चेक करना, ठीक है। सुनिएगा एग्जाम्पल बेटा, आपके पास एक सर्कल है, अच्छे खासा रेडियस है बेटा उसका, ठीक है। ये इसकी बेटा एक्स एक्सिस है, ये बेटा वाई एक्सिस है। सर्कल का जो सेंटर है बेटा वो ओरिजिन है 0,0,0। एक सेंटर पर दो डायपोल पड़े बेटा, इस डायपोल का डायपोलमेंट P और एक डायपोल बेटा और है S, जिसका डायपोलमेंट है √3P। ये डायपोल बेटा P, ये बेटा डायपोल √3P, ठीक है बेटा। ये सेंटर्ड है बेटा एट ओरिजिन। इस बेटा सर्कल का जो रेडियस है बेटा आपके पास वो R है, बाकी सब बेटा ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। इस सर्कल पर बेटा वो कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी और वो कितनी होगी। इस सर्कल पर उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी और वो कितनी होगी। इतना सवाल है बेटा आपका। फाइंड द पॉइंट ऑन सर्कल एट विच electric field is maximum. Also find this maximum electric field. इस maximum electric field निकालना भी है, कर लेंगे बेटा। भूल जाओ कि बेटा ये दो अलग अलग डायपोल है, नहीं, ये एक ही डायपोल है। इन दोनों डायपोल को जोड़ दो। सर जोड़े कैसे बेटा, डायपोलमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे जोड़ोगे, जैसे वेक्टर जुड़ते हैं वैसे जुड़ेंगे और क्या है। ये P है, ये √3P है, इन दोनों का रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस, सॉरी विल बी लाइक दिस। ये P है, ये √3P है, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। दोनों के बीच अगर एंगल 90 डिग्री है तो आप कह सकते हो कि नेट डायपोलमेंट विल बी इक्वल टू √P² प्लस √3P का स्क्वायर बेटा, दैट इज इक्वल्स टू 2P। ये बेटा नेट डायपोलमेंट आ गया इसका, और ये नेट डायपोलमेंट बेटा कितना है मेरे पास, 2P आया। और तो और बेटा आप ये भी कह सकते हो कि ये वाला एंगल कितना आएगा, ये √3P है, ये P है, tan theta is √3P upon P. I think बेटा दिस एंगल कम्स आउट टू बी 60 डिग्री, ठीक है बेटा। अब भूल जाओ कि आपके पास ये दो डायपोल्स पड़े, नहीं बेटा, इन डायपोल्स को भूल जाओ, कोई मतलब नहीं इनका, बल्कि आप कहोगे सर सिर्फ इकलौता डायपोल पड़ा है और उसका डायपोलमेंट भी है कितना बेटा, 2P, और वो ऐसे पड़ा है। और अब मुझसे पूछा गया कि उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा है। अब आप कहोगे कि सर इस डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसी भी पॉइंट पर मैंने याद कर रखा है बेटा, क्या याद कर रखा है, KP बेटा, P नहीं बेटा, इसका P नेट जो भी है, KP/R³ इंटू √1 + 3 टाइम्स cos² थीटा। मुझे बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम तब होगी जब आपके cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी बेटा। cos थीटा की बेटा मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, कब होती है, थीटा इक्वल्स टू 0 पर। थीटा इक्वल्स टू 0 का बेटा अर्थ तो याद ना, थीटा इक्वल्स टू 0 वो वाला पॉइंट है जो बेटा आपके डायपोलमेंट की एक्सिस पर था। डायपोलमेंट की एक्सिस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा थी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी
थीटा इक्वल्स टू 0 पर आई थी, और कितनी आई थी बेटा थीटा इक्वल टू 0 पुट करना बेटा, मेरे ख्याल से आई थी 2kp/r⁻³ ऐसे आई थी बेटा। तो आप कह सकते हो कि ना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी बेटा वो कहाँ पर होगी, वो होगी जिस तरफ डायपोल मोमेंट है उसी तरफ, मतलब उसकी एक्सिस पर। तो डायपोल मोमेंट को ऐसे खींच लो आगे की तरफ, ऐसे पीछे भी खींच सकते हो ऐसे, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। आपको डायरेक्शन तक पता है, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पता है, डायपोल मोमेंट है ऐसे, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमेशा डायपोल मोमेंट की तरफ होती है। एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू मैक्सिमम, इवन एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सब लिख देंगे अपन। पहले कोऑर्डिनेट्स बेटा देखना, ये रेडियस r है, तो आप कह सकते हो कि सर अगर ये रेडियस r है तो ये डिस्टेंस है r cos 60 बेटा, r cos 60, ये r/2 बेटा, ये r sin 60 बेटा, दैट इज √3r/2, और इस पॉइंट के बेटा कोऑर्डिनेट्स आ गए बेटा, कितने आ गए r/2, √3r/2। इसी तरह से मैं तुमसे कहूँगा इसके बिल्कुल सामने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, आपको सर बिल्कुल हो जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला एंगल 60 बेटा, ये वाला एंगल 60। फिर से बेटा सारी कहानी सेम बेटा, ये आपका r cos 60 बेटा, ये आपका r sin 60, इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा आ जाएंगे -r/2, -√3r/2। तो बेटा आंसर एक नहीं बेटा दो आए हैं, दो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी बेटा, दोनों पॉइंट्स बेटा ने कोऑर्डिनेट्स लिख दिया, दिस एंड बेटा दिस, दोनों हो गए। सर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है कितनी बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है बेटा, बोलना कितनी यार, 2kp, p नहीं बेटा, इस डायपोल का मोमेंट बेटा, डायपोल मोमेंट बेटा p थोड़ी बेटा कितना है 2p अपॉन बेटा डिस्टेंस की पावर 3 बेटा, दैट इज r⁻³ बेटा, मेरे पास आ गया दैट इज 4kp अपॉन r⁻³। ये बेटा हमारे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। हम चाहें तो इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को, अच्छा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी उतनी आई है, यहां भी उतनी आई है, दोनों जगह सेम आई है, हम तो बेटा इवन इस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सर कैसे लिखोगे बेटा, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये वाला एंगल तेरे पास 60 है, तो दैट विल बी Emax का cos 60 i कैप sin 60 j कैप। तो आप कह सकते हो कि दैट इज Emax का cos 60 तो i कैप प्लस Emax का sin 60 j कैप। तो बेटा आप लिख देना cos 60 कितना होता है बेटा, हाफ होता है क्या, हाँ हाफ ही होता है, दैट इज 2kp अपॉन r³ i कैप, sin 60 is √3/2 बेटा, दैट इज 2kp, सॉरी बेटा 2√3kp अपॉन r³ j कैप। तो अगर आपको ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैक्सिमम लिखनी है, सॉरी मैक्सिमम सिर्फ वैल्यू लिखनी है, दिस इज द आंसर। आपको से मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखनी है बेटा, कोई मुश्किल काम नहीं है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा यहाँ पर है ना, वही यहाँ पर है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। एक्सिस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों में ही सेम रहती है बेटा, समझ गए इस बात को, है ना। आगे चलते हैं बेटा, अरे बेटा अगला सवाल भी लिख लेते हैं बेटा, अगला सवाल भी लिख लेते हैं बेटा, सिचुएशन सेम ही है, मैं सिर्फ सवाल लिख दूँ है ना बेटा, फिर मैं सॉल्व कर दूंगा सीधे, है ना। हाँ बेटा अगला सवाल लिखिए बेटा, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट एट विच, और बेटा पॉइंट कहां पर, पॉइंट ऑन सर्कल, सर्कल पे बेटा पॉइंट ढूंढना है, वरना तो इन्फिनिट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम। तो ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑन सर्कल एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज मिनिमम, ऑल्सो फाइंड दिस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इस मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालो भी कि कितनी आती है, बिल्कुल निकाल देंगे। हमारे मन में थोड़ी बहुत बड़ा पिक्चर क्लियर तो है ही कि यार कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लीस हो सकती है, कहाँ पर बेटा सबसे कम हो सकती है, हमें बड़ा हल्का फुल्का आइडिया तो है यार, है ना। फॉर्मूला अपन लिख के बैठे,
फॉर्मूले में बेटा थीटा को वेरी करते हैं और देखते हैं बेटा कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम आ सकती है। हो जाएगा बेटा अपन से, सब हो जाएगा, अपन तो फूडू बच्चे हैं, अपन से हो जाएगा, है ना। बेटा एक बार फॉर्मूला बोलना, फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? बेटा मेरे ख्याल से फॉर्मूला था KP अपॉन डिस्टेंस की पावर 3। बेटा वैसे फॉर्मूले में तो डिस्टेंस स्मॉल r थी, लेकिन बेटा यहाँ पर तो सारे के सारे पॉइंट सर्कल पे ही हैं, तो डिस्टेंस बेटा कैपिटल R रहेगी, इंटू अंडर रूट ऑफ 1 + 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा स्क्वायर है तो यार कॉस स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू तो बेटा कितनी हो सकती है? 0। भाई नेगेटिव तो हो नहीं सकती, स्क्वायर है ना। ये कब होगी? ये बेटा होगी मेरे ख्याल से थीटा इक्वल्स टू π/2 पर। थीटा इक्वल्स टू π/2 मतलब डायपोलमेंट के और r वेक्टर के बीच में एंगल 90। बेटा डायपोलमेंट और r वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री कब होता है आप लोग जानते हो? बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। तो चलिए इक्वेटोरियल पॉइंट ढूंढ लेंगे, कोई इशू लग नहीं रहा बेटा इसमें। तारा ये अपना सर्कल, ये बेटा अपनी x एक्सिस, ये बेटा अपनी y एक्सिस। हमारा डायपोल बेटा अलग अलग दोनों डायपोल को दिखाना जरूरत थोड़ी बेटा, तो तुम समझ गए कि P इस तरफ √3P इस तरफ, तो नेट डायपोलमेंट आ गया ऐसे। और ये डायपोलमेंट है बेटा 2P और ये वाला एंगल है 60, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे लीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी बेटा? सबसे लीस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इस डायपोल के परपेंडिकुलर पे। बेटा इस डायपोल के बेटा परपेंडिकुलर मतलब इसके इक्वेटोरियल पे। ले बेटा ये वाला एंगल 60 तो ये वाला एंगल 30, तो बेटा ये वाला एंगल फिर से आपके पास 60। ठीक है बेटा, ये आपके पास बेटा R है। ले बेटा इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम होगी बेटा, और होगी किधर वही पता है, जिस तरफ डायपोलमेंट है बेटा उसके अपोजिट। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी मिनिमम। इसी तरह से बेटा इक्वेटोरियल पे ये वाला पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी मिनिमम। डायरेक्शन बेटा क्या होगी? डायपोलमेंट के अपोजिट। बढ़िया काम है, सब कर देंगे बंदा। सर कोऑर्डिनेट्स बताओ ना बेटा। बताएंगे, अगर ये वाला एंगल 60 है तो बेटा ये वाला एंगल बेटा कितना आ गया तेरे पास? 30। तो ये डिस्टेंस तो आ गई है r cos 30। r cos 30 इज बेटा ऑफ कोर्स r √3/2। बेटा ये आ गई r sin 30 बेटा दैट इज r/2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -√3r/2 कॉमा बेटा r/2। इसी तरह से बेटा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बेटा लिख लो। बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आ जाएगा √3r/2 और बेटा y कोऑर्डिनेट नेगेटिव आ जाएगा -r/2। ठीक है, हो गया अपना काम। सर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी कितनी? बेटा मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला पता है बेटा। क्या फॉर्मूला पता है बेटा? KP/r³। सॉरी बेटा डायपोलमेंट P नहीं बेटा 2P है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर क्या इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ बेटा क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अगर अच्छा बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने मिनिमम निकाली ना, ये यहाँ भी इतनी बेटा यहाँ भी इतनी, दोनों जगह सेम है, तभी तो दो आंसर आए। ये वाला एंगल 30, ये वाला एंगल 60, ये वाला एंगल बेटा फिर से तेरे पास 30। इस तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है E cos 30, इस तरफ है E sin 30। तो अगर आप बेटा मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में पूछोगे तो मैं कहूँगा कि इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है -E sin 30 i कैप, नीचे की तरफ है बेटा -E cos 30 j कैप। बेटा दैट इज -E/2 i कैप -E √3/2 j कैप। बेटा E को लिखना, बेटा E को मैंने लिखा तो मेरे ख्याल से आ गया -KP/r³ i कैप, और बेटा ये कितना -√3KP/r³ j कैप। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वेक्टर फॉर्म में। बाकी बेटा ठीक है, मैग्नेट तुम पहले से निकाल चुके थे, और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में और यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन बेटा सेम आएगी, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। चलिए बेटा
समझ में आ गया हुआ। और इसी बहाने बड़ा ये कॉन्सेप्ट पता लग गया कि कल को अगर मान लो 2 डायपोल पड़े होंगे, 3 डायपोल पड़े होंगे, तो हम हर एक इंडिविजुअली हर डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर उन इलेक्ट्रिक फील्ड्स को जोड़ें। इससे अच्छा बड़ा हम पहले सारे डायपोल्स को भी जोड़ सकते हैं। हाँ, डायपोल्स को जोड़ते वक्त ध्यान रखेंगे अपन लोग कि यार डायपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका जोड़ना घटाना कैसे होगा, किसी भी वेक्टर के जैसा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ो बच्चों। चलिए बेटा, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का काम निपटाया बेटा अभी तक कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैसे होगी। अब हम डायपोल की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा बेटा उसे याद भी करेंगे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना तो और आसान रहेगा बेटा, क्योंकि आपने देखा है यार, हमने ना लगभग सभी चीज़ों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाली है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकाले हैं। और हमने हमेशा नोटिस किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना आसान रहा था, है ना, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो बड़ा उसका जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना आसान था। तो इसलिए बड़ा हमेशा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना ईजियर तो रहता ही है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। बड़ा डायपोल मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण बड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं। चलो बेटा करते हैं सॉल्व। हाँ बड़ा ये एक तरह से इक्वेटोरियल वाई एक्सिस, बड़ा एक्स एक्सिस एक तरह से डायपोल की एक्सिस। डायपोल पड़ा है बेटा एस, डायपोल ऐसे पड़ा है, इस बात का अर्थ यह है कि यहां पर पड़ा है माइनस क्यू चार्ज, यहां पड़ा है प्लस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में सेपरेशन पड़ा है 2L, और जहां कहीं Q इंटू 2L लिखा हुआ दिखाई दे बड़ा वहां पर P लिख दो। है ये डिस्टेंस बेटा आपकी L, ये डिस्टेंस आपकी L। चलिए बेटा पहले चेक करते हैं कहां कहां कैसा कैसा पोटेंशियल हो सकता है। जैसे इस पॉइंट पर प्लस वाला चार्ज नजदीक है, नेगेटिव वाला चार्ज दूर है। प्लस वाले कारण पोटेंशियल पॉजिटिव, माइनस वाले कारण पोटेंशियल नेगेटिव। Q/R तो बड़ा फॉर्मूला होता ही है। प्लस वाले कारण पोटेंशियल बड़ा आएगा, नेगेटिव वाले कारण छोटा आएगा मैग्नीट्यूड में। तो ऑफ कोर्स बड़ा यहां पर जो पोटेंशियल आएगा वो पक्की बात है कि वो पॉजिटिव होगा। एक्सिस पे ही अगर मैं इस पॉइंट पर बात करूं तो नेगेटिव वाला चार्ज नजदीक है, पॉजिटिव वाला चार्ज दूर है, तो पक्की बात है कि बेटा यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आएगी। फिर ना इस क्वाड्रेंट की अगर बात करूं तो प्लस वाला चार्ज नजदीक है, माइनस वाला चार्ज दूर है, तो पक्की बात है कि बेटा यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करूं बेटा प्लस वाला चार्ज नजदीक है, माइनस वाला चार्ज दूर है, बेटा पक्की बात है कि पॉजिटिव वाला पोटेंशियल बड़ा होगा और नेगेटिव वाला पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में छोटा होगा, तो इसलिए बेटा नेट पोटेंशियल तो पॉजिटिव आएगा। यहां की बात करें बेटा नेगेटिव वाला चार्ज नजदीक है तो उसका पोटेंशियल मैग्नीट्यूड में बड़ा आएगा, प्लस वाला चार्ज दूर है बेटा उसका पोटेंशियल छोटा आएगा। दोनों को जोड़ूंगा तो बेटा यहां का पोटेंशियल कुल मिलाकर नेगेटिव आएगा। यहां बेटा नेगेटिव वाला नजदीक, पॉजिटिव वाला दूर, बेटा यहां का पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। जो हमारा इक्वेटोरियल प्लेन है या इक्वेटोरियल लाइन है उसकी बात करें तो वहां पर तो सोचना सबसे आसान काम है। प्लस वाला चार्ज भी उतनी दूरी पर है, अगर मैं इसे R बोल दूं, माइनस वाला चार्ज भी उतनी दूरी पर है, यहां पर पोटेंशियल पक्की बात है बेटा जीरो आएगा। लिखना चढ़ा लिख सकते हो KQ अपॉन डिस्टेंस। बेटा व्हाट इज द डिस्टेंस, रूट ऑफ R² प्लस L²। प्लस नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा कि जो भी चार्ज है बेटा वो लिखो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, रूट ऑफ R² प्लस L²। सम किया बेटा कितना आ गया, जीरो। जीरो आ गया, नेट पोटेंशियल है जीरो। इक्वेटोरियल के तो हर पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो आना था। इक्वेटोरियल लाइन ही नहीं, इक्वेटोरियल सरफेस पर, इक्वेटोरियल प्लेन पर, भाई ये दोनों चार्ज हैं। इस पूरे प्लेन पर आप कोई सा ही पॉइंट ले लो, हर पॉइंट के डिस्टेंस दोनों चार्ज से सेम रहेगी। एक की वजह से पोटेंशियल जितना पॉजिटिव आएगा, दूसरे की वजह से एग्जैक्टली उतना ही नेगेटिव आएगा। सम करो बड़ा नेट हमेशा कितना आएगा, जीरो आएगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है इसमें ना।
इक्वेटोरियल पर हर पॉइंट पोटेंशियल जीरो। तो बेटा मैंने एक लाइन साइड में लिख दूं कि एट इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन पोटेंशियल विल बी जीरो। सर एक्सिस पे बताओ, बता देंगे। एक्सिस पर अगर मैं यहां कहीं r डिस्टेंस दूर पोटेंशियल लिखूं, सामने वाले पॉइंट पे लिखा हो बेटा, पहले इस q चार्ज की वजह से, इस q चार्ज की वजह से आएगा के क्यू अपॉन यहां से डिस्टेंस, बेटा बोलना ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस है l, तो ये डिस्टेंस आ गया r माइनस एल, प्लस माइनस क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल बेटा वो आएगा के माइनस क्यू अपॉन यहां से डिस्टेंस, बेटा कितने डिस्टेंस r प्लस एल, बेटा के क्यू कॉमन ले लो, 1 अपॉन r माइनस एल अपॉन बेटा 1 दैट इज के क्यू अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बेटा नीचे आ गया r प्लस एल माइनस माइनस r प्लस एल, सर बेटा r प्लस एल माइनस ऑफ माइनस r माइनस एल, बेटा r कैंसिल, ऊपर बेटा 12 बच गया। जहां कहीं बेटा वो q इंटू 12 लिखा हुआ दिखाई दे रहा, वहां बेटा वापस से p पटकते, p पटकते बेटा मेरे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है के पी अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब आपको सर बाकी बातें तो ठीक है, लेकिन हमने यहां पर इस बात को तो यूज किया ही नहीं है कि l जो है वो r के सामने बहुत छोटा है। अगर हम उसका यूज कर लें तो अप्रोक्सीमेटली इट कैन बी रिटन एज के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो एक्सिस के इस पॉइंट पर, सामने वाले पॉइंट पर बेटा पोटेंशियल की जो वैल्यू है बेटा वो मेरे पास बड़े आराम से आ रही है के पी अपॉन आर स्क्वायर। फेयर एनफ। आप चाहो तो बेटा इस पर भी निकाल सकते हो, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल निकाल सकते हो। सर उतना ही आ गया? नहीं बेटा उतना नहीं आएगा, वहां पर पॉजिटिव आ रहा है, यहां पक्की बात है कि नेगेटिव आएगा। तो बाई सिमेट्री भी तुम कह सकते हो कि सर यहां पर पक्की बात है कि माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर आएगा, लेकिन चलो निकाल लेते हैं बेटा, कौन सा टाइम लग रहा है। तो अगर इस पॉइंट पर अगर निकालना है बेटा, ये यहां से अगर आर डिस्टेंस दूर है बेटा, वेरी इजी, यहां का पोटेंशियल एक्सिस वाले इस पॉइंट पर पोटेंशियल बेटा कितना होगा, नेगेटिव चार्ज की वजह से बेटा बोलना माइनस के क्यू अपॉन डिस्टेंस, बेटा व्हाट्स दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज आर माइनस एल, प्लस इस क्यू चार्ज की वजह से आर पोटेंशियल बेटा दैट इज के क्यू अपॉन आर प्लस एल। बेटा अगेन सारी कहानी बेटा वही, के क्यू तो बेटा कॉमन, 1 अपॉन आर प्लस एल माइनस 1 अपॉन आर माइनस एल। इसको बड़ा बड़े आराम से लिख सकते हो, दैट इज के क्यू, नीचे मेरे पास आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, बेटा ऊपर आ गया आर माइनस एल माइनस आर माइनस एल, बेटा आपका आर आर कैंसिल हो गया। हम एक्सेस वाले किसी भी पॉइंट पर बड़ा पोटेंशियल बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, -2 टाइम्स के क्यू एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा जो q इंटू 12 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, भाई q तो आपने माना है बेटा, एक्चुअल सिचुएशन में तो p दे रखा था, तो जहां कहीं आपको q इंटू 12 लिखा हुआ दिखाई दे बेटा, वहां पर वापस से p लिख दो, और p लिखते बेटा मेरे पास आंसर आ गया, दैट इज के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर विथ माइनस साइन। अगेन आप कहोगे सर हमने इस बात को तो यूज ही नहीं किया अभी तक कि जो 12 है वो r के सामने बहुत छोटा है, और सर ये बात तो अपने बिल्कुल छाती ठोक के शुरुआत में कहा था कि ना ये सेपरेशन बहुत कम होना चाहिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन के अंदर। हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है। तो अगर आपका 12 बहुत छोटा है तो L भी तो R से छोटा होगा, और अगर L भी बेटा अगर R के सामने बहुत छोटा है तो R स्क्वायर के सामने L स्क्वायर तो और छोटा होगा, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, लिख दो इसको बेटा, दैट इज माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन भी थी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर आएगा। सामने वाले पॉइंट बेटा के पी अपॉन आर स्क्वायर, पीछे वाले पॉइंट बेटा माइनस के पी अपॉन आर स्क्वायर, और ये मैंने बोल ही दी बेटा क्या नाम है इसका, इक्वेटोरियल पे, वहां पर बेटा कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन अगेन आप कहोगे कि सर आपने तो ना सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं कि ना एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पर निकाला है। सर आप तो मैं हर पॉइंट पे निकाल के बताओ तब माने आपकी बात, तब उस फॉर्मूले को तो मैं याद करूं, इस फॉर्मूले को तो सर याद क्या रखूं एक्सिस और इक्वेटोरियल वाले को, तो सर कोई जनरल पॉइंट पे अगर निकाल दोगे तो उस फॉर्मूले को याद करना मेरे लिए आसान रहेगा। तो चलिए बेटा किसी जनरल पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकालते हैं और हम उसको याद भी करते हैं, बेटा अपन लोग उसको याद भी रखेंगे। तो चलिए करते हैं, है ना, ठीक है बेटा। एट, 'at' 'any' 'any' 'point' 'p' 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 'p'
जनरल पॉइंट, बेटा किसी भी पॉइंट पर करें, करो बेटा। ये बेटा आपके पास एक तरह से इक्वेटोरियल, ये बेटा आपके पास एक तरह से एक्सिस, और ये बेटा आपका डायपोल। डायपोल बेटा ऐसे पड़ा है, इसका डायपोलमेंट P है। इसके कारण मुझे R डिस्टेंस पर बेटा किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई दिक्कत नहीं है। डायपोलमेंट और R वेक्टर के बीच में बेटा आपका जो एंगल है वो थीटा है। मैं साइड में लिख देता हूं कि थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। अब बेटा इस डायपोल के दो कंपोनेंट करो बेटा, दो कंपोनेंट कीजिए बेटा, अभी कर देते हैं। एक कंपोनेंट बेटा आपके इस आर वेक्टर की तरफ, तो बेटा इस P का वो कंपोनेंट जो R की तरफ आएगा, आप बेटा भली बात ही जानते हैं कि बेटा वो तो P cos थीटा आएगा, ठीक है। और बेटा एक कंपोनेंट आएगा इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बेटा वो आएगा P sin थीटा। मैंने जानबूझ के बेटा इस तरह के कंपोनेंट लिए हैं, इसलिए कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि अब जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, सॉरी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है जिस पॉइंट पे, वो वाला पॉइंट इसकी तो एक्सिस पर है और इसकी इक्वेटोरियल पर है। एक्सिस और इक्वेटोरियल वाले पॉइंट्स पर तो बेटा हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला याद कर चुके हैं, तो वो लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि बेटा इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो इस P cos थीटा की वजह से होगा। P cos थीटा की एक्सिस पर है, वो भी सामने वाले पॉइंट पर, तो बड़ा पोटेंशियल फॉर्मूला होगा Kp अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला था, सॉरी बेटा गलती हो गई, बहुत भारी गलती हो गई। जिस डायपोल की वजह से आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हो, उस डायपोल का डायपोलमेंट P नहीं है बेटा, P cos थीटा है। तो जहां P लिखा है बेटा वहां पर P cos थीटा लिख दो, प्लस अब इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा लिख दो, इसकी वजह से यहां पर। लेकिन इस डायपोल के लिए तो बड़ा ये वाला पॉइंट कहां पड़ा है, इक्वेटोरियल पर, और इक्वेटोरियल पर बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, 0। फेयर एनफ, बड़ा बड़े आराम से हमारे पास आंसर आ गया है, V इज इक्वल्स टू Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बड़ा आप एक्सिस पर याद करो ना करो, इक्वेटोरियल पे याद करो ना करो, मैं तो कहूँगा बड़ा अगर आपको डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर याद करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला याद कर लो, V इज इक्वल्स टू Kp cos थीटा अपॉन R स्क्वायर, हमारा तो सारा काम बन जाएगा। किसी ने अगर मुझसे पूछ लिया कि इस डायपोल की वजह से यहाँ पर कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी, तो मैं बोलूँगा P भी ऐसे, R वेक्टर भी ऐसे, थीटा की वैल्यू 0 है बेटा, थीटा 0 रखना, cos 0 इज 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया Kp अपॉन R स्क्वायर। क्या बेटा सचमुच में यहाँ पर पोटेंशियल Kp अपॉन R स्क्वायर होता है क्या? आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल होता है। बेटा मुझे यहाँ पर निकालना है, तो आप बोलो सर डायपोलमेंट तो ऐसे और आपका R वेक्टर है ऐसे, डायपोलमेंट और R वेक्टर बीच में एंगल सर 90 है, बेटा 90 रखना, cos 90 कितना होता है 0, बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कितना आ गया 0। बेटा क्या सचमुच में इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है क्या? आपको हाँ सर बिल्कुल होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, आप बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोलमेंट है इस तरफ और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है वो है यहाँ पर, तो R वेक्टर है ऐसे, P वेक्टर है ऐसे, R वेक्टर है ऐसे, दोनों बीच में एंगल कितना है 180, बेटा 180 रखना, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है -1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया -Kp अपॉन R स्क्वायर। तो बेटा ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बेसिक फॉर्मूला है जिससे हमारे सारे काम बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोग। लेकिन बेटा मैं आप लोगों को इस फॉर्मूले को एक स्टाइल से और लिख कर बताता हूँ यार। बेटा इसे लिखो K PR cos थीटा अपॉन R क्यूब। आप भी सोच रहे होंगे सर तो मजाक करने लग गए, ऊपर नीचे R से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? बेटा जानबूझ के कर रहा हूँ। इस PR cos थीटा को आप बड़े आराम से लिख सकते हो, क्या बेटा P डॉट R अपॉन R क्यूब। ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है, खास तौर से तब जब आपके डायपोलमेंट और पोजीशन वेक्टर जो है वो I कैप J कैप में दे रखे हो, तब बड़ा बढ़िया फॉर्मूला है। लेकिन ये मत सोचना कुछ नया है, सिर्फ इसी फॉर्मूले को हमने हल्का सा ऐसे जंबल कर दिया और उसके बाद अपन ने लिख दिया, तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई नई चीज़ लेके आ गए हो। बड़ा फॉर्मूला तो वही है, बट ठीक है वो यूज़फुलनेस अलग अलग मोमेंट पे होती है। थीटा दे रखा हो ये यूज़ करो, I कैप J कैप K कैप दे रखा होगा ये यूज़ कर लो, है ना, जैसे दे रखा होगा वैसे हम कहानी में बदल लेंगे, सबको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है बेटा, आगे चलिए नेक्स्ट। चलिए बेटा एक सवाल करते हैं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है बेटा, है ना। मेरे पास कोई बहुत बड़ा काम नहीं है बेटा, जो मैंने सिखाया है, जो मैंने बताया है उसी पर बेस्ड बेटा एक सवाल पूछ रहा हूँ, आराम से इत्मीनान से कीजिएगा, ठीक है। सवाल बेटा ऐसा है कि ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये एक डायपोल पड़ा है बेटा यू, एक्स एक्सिस के अलावा डायपोल में बेटा दे रखा है पी, फेयर एनफ। एक पॉइंट बेटा यहां कहीं पड़ा है, पॉइंट चार्ज है बेटा क्यू, यहां कहीं पड़ा है, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं इसके 3,4। इस क्यू को बेटा उठाया, कभी ना कभी बेटा चलाते चलाते यहां ले आया, पहले यहां पड़ा था, फाइनली बेटा यहां ले आया, यहां के बेटा मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 8,-6। ये क्यू चार्ज पहले इनिशियली यहां था, फाइनली बेटा यहां पर। इस चार्ज को आप यहां से चलाते 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 यहां लेके आ रहे हो इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस डायपोल मोमेंट। तो ऑफ कोर्स इस डायपोल मोमेंट में बेटा अलग अलग मोमेंट पे अलग अलग फोर्स लगाए होंगे, उन फोर्स का कुछ ना कुछ वर्डन आए होंगे, वही वर्डन मुझे जानना है, वही वर्डन जानना है। बड़ा सवाल लिखे, फाइंड वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड to shift Q charge from initial to final position। बेटा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्डन हुआ, कर देंगे। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन शब्द आता है, मेरे बच्चे शायद ये सोचते हैं कि सर वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज ऑफ कोर्स यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। बड़ा याद था ना, जैसे एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन पूछते हैं मेरे बच्चे सोचते हैं यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन होता है मेरे बच्चे सोचते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। सर यू इनिशियल कैसे लिखें? बड़ा वेरी इजी, इसका तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डायपोल मोमेंट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख देना बेटा, दैट इज Q, और डायपोल मोमेंट की वजह से हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बड़ा डायपोल मोमेंट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख दिया V1 माइनस यहाँ पर पोटेंशियल जी क्या है, इसका तो चार्ज, इस Q चार्ज को उठा के यहाँ ले तो Q तो चार्ज और मल्टीप्लाइड बाय इस डायपोल की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बेटा दैट इज V2। Q बेटा बाहर आ गया, मेरे पास आ गया V1 माइनस V2। ठीक है बेटा, V1 कैसे लिखें? बड़ा बड़े आराम से लिख दें बेटा V1 V2। तो आप जो फॉर्मूला लगाना चाहता वो फॉर्मूला लगा सकते हो, P.R भी लगा सकते हो और बेटा कॉस टेबल लगा सकते हो। जरा देखना कॉस थीटा कैसे आएगा, देखना बेटा। ये डिस्टेंस तेरे पास बेटा 3 है, ये बड़ा डिस्टेंस तेरे पास 4 है, ये बड़ा डिस्टेंस तेरे पास अपने आप कितनी आ गई है 5। आई थिंक बेटा दिस एंगल कम्स आउट 53। तो V1 आप बड़े आराम से लिख सकते हो, V1 की वैल्यू आएगी बेटा, बोलना कितनी आएगी, K P cos 53 P वेक्टर और R वेक्टर के जो एंगल अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बेटा डिस्टेंस कितनी है 5, तो 25 बेटा दैट इज इक्वल्स टू K P, बेटा cos 53 इज आई थिंक 3/5, दैट इज 3/125। V2 बड़ा बताना यहां पर, बड़ा बड़े आराम से ये ऐसे बेटा, ये बेटा तेरे पास डिस्टेंस है 6, बड़ा ये डिस्टेंस तेरे पास है 8, बड़ा ये डिस्टेंस आ गई है 10। अगर ये 6 है ये 8 है तो बड़ा पक्की बात है कि बेटा ये वाला एंगल बेटा तेरे पास कितना 37। बड़ा V2 बोलना, V2 है K P
cos 37 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, बड़ा डिस्टेंस कितनी बेटा 10, 10 का स्क्वायर बड़ा कितना हो गया 100, बड़ा दैट इज के पी cos 37, बड़ा cos 37 इज 4/5, बड़ा 4/5 बड़ा मेरे ख्याल से 4/5, बड़ा दैट इज के पी अपॉन 125। ले बेटा सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी बेटा, पुट कर देंगे बड़ा हमारे पास आ गया दैट इज क्यू टाइम्स बड़ा व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल, बड़ा इनिशियल पोटेंशियल इज 3 kp अपॉन 125 माइनस kp अपॉन 125, बड़ा मेरे पास आंसर आ गया दैट इज 2 kpq अपॉन 125, बड़ा 3 kp माइनस kp इज बड़ा ऑफ कोर्स 2 kp, दैट इज 2 kp अपॉन 125 इंटू क्यू, बड़ा हमारे पास वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड, तो बड़ा जवाब देना दैट इज माइनस 2 kpq अपॉन 125, ये बड़ा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट आता अगर पूछा जाता तो। इस तरह से बड़ा हम बड़े आराम से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यूजेस वगैरह कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए अच्छा, नेक्स्ट इज अब इलेक्ट्रिक डायपोल का दूसरा सेक्शन देखते हैं बेटा। हमने अभी तक सिर्फ ये डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। अब हम उल्टा करेंगे कि किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डायपोल रख देंगे तो डायपोल के साथ क्या क्या होगा, समझ रहे हो इस बात को। बड़ा हमने सारे के सारे डायपोल की कहानी जो थी ना उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में हमने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया कि कितना आता है, याद कर लिया। फिर हमने इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया, उसे भी याद कर लिया, सारे पर ने याद कर लिए। जैसे अपन लोगों ने याद कर लिया, अब मैं कह रहा हूं कि बेटा अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लेके आते हैं, थोड़ा अलग काम करते हैं। हमने अभी तक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद किए, अब क्या करेंगे किसी और चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसमें डायपोल को रखते हैं और देखते हैं कि डायपोल का बिहेवियर कैसा होता है। ठीक है, कैसा उसका बिहेवियर होता है। मेरे ख्याल से ठीक है बेटा इंटरेस्टिंग सा काम होगा, तो अच्छा सा टॉपिक है बेटा। IIT में बेटा सवाल वगैरह पूछ जाने की संभावना ऐसे टॉपिक थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। हेडिंग लिखिएगा बेटा, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर बड़ा कोई डायपोल पड़ा हो तो वो डायपोल कैसे बिहेव करेगा। बड़ा याद करो, मैंने बड़ा कम से कम तुम्हें शायद 2 एग्जांपल बता रखे हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। एक तो बेटा मेरे ख्याल से इन्फाइनाइटली लार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। एक और थी बेटा अपन ने है ना सॉलिड स्फीयर के अंदर एक कैविटी कर रखी थी, उस कैविटी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी। तो ऐसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाली जगह बेटा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया है। पता करते हैं कि उस पर कितना फोर्स लगता है, कितना टॉर्क लगता है, मतलब जो कुछ भी हम पता कर सकते हैं हर चीज़ पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है बेटा। किसकी वजह से हो सकती है, आप बोलोगे सर इनफाइनाइट शीट की वजह से हो सकती है। सॉलिड स्फीयर के अंदर जो खाली जगह है वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है सर, उसकी वजह से भी हो सकती है। आई डोंट केयर किसकी वजह से, बस मुझे इस बात से मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म है। ये बेटा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड दिस इज यूनिफॉर्म। फेयर एनफ। इसके अंदर एक डायपोल पड़ा है ऐसे, डायपोल पड़ा बड़ा ऐसे। डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बड़ा एंगल है थीटा। साइड में लिख देता हूं बड़ा, थीटा इज एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इस पर क्या क्या होगा करते हैं बेटा, चेक करते हैं। और तुम जानते हो मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस P को तो हटा दूंगा और यहां पर तो रख दूंगा एक प्लस क्यू चार्ज, यहां पर रख दूंगा एक माइनस क्यू चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन रख दूंगा L। बड़ा वो L रख दो 2L रख दो, एक ही बात है। और जहां कहीं Q इंटू L लिखा हुआ दिखाई देगा
बेटा मैं उसे P रख दूंगा। फेयर इनफ। अब देखना बेटा, सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल पर फोर्स कितना लग रहा है। वेरी इजी, इस प्लस क्यू पर चेक कर लो। प्लस क्यू पर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, किसी एक्सटर्नल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लस क्यू चार्ज पड़ा है, तो प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होता है और उसकी बड़ा वैल्यू होती है Q इंटू E। फेयर इनफ। माइनस क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और उसकी वैल्यू भी बड़ा कितनी होगी Q इंटू, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, जो एक्सटर्नल एजेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी उतनी है बड़ा, यहां भी उतनी है। जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे। कोई मुझसे पूछे कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस इलेक्ट्रिक डायपोल, आई वुड से 0। बड़ा फोर्स 0, तो कोई मुझसे पूछे कि सर व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास ऑफ द डायपोल, आई वुड से कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास आल्सो कम्स आउट टू बी 0। फेयर इनफ। लेकिन आप कहोगे सर भले ही फोर्स 0 आ गया हो, लेकिन सिर्फ फोर्स का इफेक्ट आ रहा है, नेट फोर्स भले ही 0 है लेकिन दोनों पॉइंट्स पर फोर्स आ रहा है। कैसे? ये डायपोल, इस डायपोल का बड़ा ये प्लस चार्ज, ये माइनस चार्ज, प्लस चार्ज पर फोर्स लग रहा है आगे, माइनस चार्ज पर फोर्स लग रहा है पीछे। इसके कारण इस पर जैसे फोर्स आगे लगा, इस पर फोर्स जैसे पीछे लगा, तो ये ऐसे घूमना चाहेगा, और अगर घूमना चाहेगा तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ टॉर्क आ रहा है। फोर्स भले ही 0 है लेकिन टॉर्क आ रहा है। इस तरह के बड़ा केस को अपन लोगों ने आरबीडी के अंदर, मतलब रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर में शायद फोर्स कपल शब्द कहा था। क्या शब्द यूज करते हैं? फोर्स कपल। फोर्स कपल शब्द कब यूज करते हैं? जब नेट फोर्स 0 हो, पेयर बनाकर 0 हो, और उन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल बड़ा 180 हो, एक फोर्स आगे एक फोर्स पीछे, रिजल्टेंट 0 आएगा लेकिन उनका टॉर्क आ जाएगा। तो बेटा जी, एक फोर्स आपका आगे की तरफ, मैं इस फोर्स का बड़ा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बना रहा हूं ऐसे, दूसरा फोर्स बड़ा ऐसे। ये जो लाइन बनी हुई है, इस लाइन का नाम होता है क्या? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या नाम दो बेटा? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जब भी बेटा फोर्स कपल का अगर टॉर्क निकालना हो, थोड़ा वेरी इजी, बहुत आसान होता है। उसका फॉर्मूला होता है वन ऑफ द फोर्स, नेट फोर्स नहीं बेटा, नेट फोर्स तो 0 है, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड विथ दोनों लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैं बड़ा पूरा लिख देता हूं। एफ मतलब वन ऑफ द फोर्स, बेटा नेट फोर्स नहीं, नेट फोर्स तो 0 आ जाएगा, वन ऑफ द फोर्स मल्टीप्लाइड विथ बेटा ये आर परपेंडिकुलर। आर परपेंडिकुलर ऐसे समझ लो बेटा, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। जिन लाइंस के अलोंग बड़ा फोर्स लग रहे हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेटा अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं तो याद करना पड़ेगा, ठीक। बेटा ये है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। बेटा या फिर ये बोल दो, एक ही बात बेटा, ये है बेटा आपका एल परपेंडिकुलर, या फिर बेटा ये है आपका एल परपेंडिकुलर। अगर ये एल है तो ऑफ कोर्स बेटा ये है एल साइन थीटा, तो दिस इज योर एल साइन थीटा। तो यू कुड इजीली से कि सर टॉर्क की वैल्यू आ गई है, वन ऑफ द फोर्स इज क्यू ई multiplied with बेटा perpendicular distance। बेटा व्हाट्स द perpendicular distance? L sin थीटा। यार इस Q इंटू एल को जानते हैं हम? अरे हाँ जानते हैं बेटा, Q इंटू एल तो बेटा हमारा क्या है? P। और टॉर्क की बेटा वैल्यू आ गई, बेटा टॉर्क का साइन है टाउ, और इसकी वैल्यू आ गई बेटा कितनी? PE का साइन थीटा। तो भले बेटा फोर्स 0 हो लेकिन टॉर्क आ सकता है, और ये इसकी वैल्यू आई बेटा दैट इज PE साइन थीटा। टॉर्क को बेटा अगर वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो टॉर्क कैन बी रिटन एज P क्रॉस E। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज बेटा P क्रॉस, ये बेटा आ रहा टॉर्क। तो फोर्स 0 होने के बावजूद बेटा इस तरह से टॉर्क आ सकता है, और अच्छा खासा टॉर्क आ रहा है बेटा, दैट इज PE साइन थीटा। यू हैव टू हैव रिमेंबर दिस फॉर्मूला। बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं आपको एक बात और बोलूंगा यार, अब हालांकि बात बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से रिलेटेड नहीं है बेटा, रोटेशन चैप्टर से रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों ने पढ़ रखी हो, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं। अगर बेटा नहीं पढ़ रखी तो उस बात को ऐसे ही याद रखना जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना? कि फोर्स जैसे अब मैंने जैसे जब कहा कि बेटा टॉर्क P साइन थीटा आया है, तो कोई भी अच्छा बच्चा होगा ना, वो क्या सोचेगा कि सर जब मैं रोटेशन पढ़ता था ना, तो हर सवाल के बाद में मैं इस बात को ऐसे बोलता कि टॉर्क इतना है इस एक्सिस के अबाउट,
हिंज के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सर मैं हर बार ऐसे बोलता था कि दिस टॉर्क इज अबाउट दिस एक्सिस एंड समथिंग लाइक दैट। सर आप तो बोल रहे हो टॉर्क कितना है और साथ में बता और नहीं रहे हो कि कहाँ के अबाउट है। मैं बता इसलिए नहीं रहा क्योंकि फोर्स कपल का जो टॉर्क है बेटा वो एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता। मैं इस बात को अभी प्रूव नहीं करूंगा बेटा, ठीक है, रोटेशन में कभी प्रूव कर देंगे, लेकिन हो सकता है बेटा आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा फोर्स कपल का टॉर्क एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता, हर एक्सिस के अबाउट उसका टॉर्क सेम ही आता है। तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, हर एक्सिस के बाद वो कितना आएगा बेटा, सेम आएगा, चिंता ही नहीं बनता, हर एक्सिस के बाद बेटा वो सेम आएगा। दिस टॉर्क डजंट डिपेंड ऑन एक्सिस, बेटा एक्सिस पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसे केस में बेटा कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये हमारा जो डायपोल है इसको अगर मैंने छोड़ दिया तो सर टॉर्क लग रहा है, तो सर एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा। सर टॉर्क कैसे लग रहा है बेटा, चेक करना, इस पॉइंट को आगे खींच रहे हो, इस पॉइंट को पीछे खींच रहे हो, तो ये दोनों पॉइंट्स बेटा अगर यूं करोगे तो सारा का सारा बेटा ये यूं घूमना चाहेगा। अगर यूं घूमना चाहेगा तो इस पूरे के पूरे इस डायपोल पर ऐसे एक टॉर्क आ रहा होगा, ऐसे एक टॉर्क आ रहा होगा, और अगर टॉर्क ऐसे आ रहा होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी ऐसे आ रहा होगा। और हम एंगुलर एक्सेलरेशन बड़े आराम से निकाल सकते हैं कि अगर ये तेरा डायपोल हिंज्ड नहीं है, अगर बेटा हिंज्ड नहीं है तो तुम जानते हो कि बेटा हम सारा का सारा काम जब भी कोई ऑब्जेक्ट हिंज नहीं होती कहां से करते हैं, सेंटर ऑफ मास से। और हम बड़े आराम से बोलेंगे टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। बेटा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास हो चाहे कुछ और हो, टॉर्क तो सर मैंने सिर्फ एक ही पढ़ रखा है और उसकी वैल्यू सर आपने मुझे बता रखी है पी ई साइन थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। सर इससे मैं अल्फा निकाल लूंगा, बड़ा बिल्कुल निकाल लोगे। सर हिंज्ड हुआ तो, अगर हिंज्ड हुआ, इफ हिंज्ड तो बड़ा बिल्कुल पासा पलट गया। जैसे हिंज्ड होगा हम टॉर्क की इक्वेशन का कहां से लिखेंगे, जहां से हिंज होगा, सेंटर मास से हिंज होगा, सेंटर मास से लिख लेंगे, यहां से हिंज होगा यहां से लिख लेंगे, यहां से हिंज होगा यहां से लिख लेंगे। जहां कहीं बेटा आपका ये डायपोल हिंज होगा उस हिंज के बाद टॉर्क लिखेंगे। जैसे ही आप हिंज के बाद टॉर्क लिखोगे हिंज का खुद का टॉर्क तो जीरो आ जाएगा। जैसे मान लो बेटा मैंने यहां से हिंज कर दिया, मान लो बेटा मैंने हिंज कर दिया, मान लो हिंज ने कोई फोर्स लगा रखा है, हालांकि नहीं लगाएगा, लेकिन मान लो बेटा हिंज ने कोई फोर्स लगा रखा है, तो वो फोर्स तो यहीं से पास होगा, और वो अगर फोर्स यहीं से पास होगा तो उसका टॉर्क तो क्या आएगा, जीरो। टॉर्क बचा किसका, टॉर्क बचा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का, और उसका टॉर्क तो बेटा इस बात पर डिपेंड ही नहीं करता कि आप सेंटर ऑफ मास से लिखते हो, चाहे यहां से लिखते हो, चाहे यहां से लिखते हो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, बेटा टॉर्क की वैल्यू तो वापस से बेटा तेरे पास वही आएगी पी ई साइन थीटा। बट टॉर्क तो वही है, लेकिन बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही हो जरूरी नहीं है, एंड इट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कहां के अबाउट टॉर्क लिखा है, हिंज के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी हिंज के अबाउट। तो आप बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट हिंज इनटू अल्फा। तो बेटा अगर आपको अल्फा निकालना हो तो ध्यान रखें इस बात का कि अगर हिंज्ड है तो टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल्स टू आई अबाउट हिंज इनटू अल्फा। अगर हिंज्ड नहीं है तो बेटा टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू आई अबाउट सेंटर ऑफ मास इनटू अल्फा। बस वो अलग बात है कि चाहे बेटा सेंटर ऑफ मास हो चाहे बेटा हिंज्ड हो, टॉर्क तो सेम आएगा। टॉर्क तो बेटा दोनों केस में सेम आएगा, बेटा उसकी वैल्यू आएगी पी ई साइन थीटा। ये बहुत बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको बड़ा समझ में आ गया होगा। चलिए बेटा इस बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी बेटा इसके इर्द गिर्द की थोड़ी कहानी अपन और देखते हैं, है ना। सुनना बेटा, हेडिंग लिखिए बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशंस। बेटा हेडिंग लिखिए इक्विलिब्रियम पोजीशंस। देखो बेटा हम वैसे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन डिफाइन करते थे फोर्स से, लेकिन बेटा यहां पर तो फोर्स जीरो ही है, तो इसका मतलब बेटा हम ट्रांसलेशनल मोशन में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, हम रोटेशनल मोशन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। और अगर हम बेटा रोटेशनल मोशन में अगर ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो बेटा हम अब टॉर्क की बात ना करें, बेटा किसकी बात करेंगे, फोर्स की। तो बेटा कहानी ऐसी है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ऐसे, डायपोल मोमेंट बेटा ऐसे, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, तो इस पर टॉर्क आया ऐसे, और उस टॉर्क की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर पी ई साइन थीटा है। इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए मुझे टॉर्क चाहिए जीरो, उसके लिए मुझे ऑफकोर्स साइन थीटा चाहिए जीरो, इसके लिए मुझे या तो थीटा 0 डिग्री चाहिए या बेटा मुझे थीटा पाई चाहिए, जीरो रेडियन या पाई रेडियन चाहिए।
इसका मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन दो बार होगा बेटा, थीटा इक्वल टू 0 पर भी, थीटा इक्वल्स टू पाई पर भी, दोनों को डिस्कस करते हैं। बोथ ऑफ देम आर इक्विलिब्रियम पोजीशंस, बोथ ऑफ देम, दोनों ही बेटा इक्विलिब्रियम पोजीशंस है। डिस्कस करते हैं एक बार थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिस्कस करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 0 में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका डायपोल मोमेंट भी उसी तरफ है, ऐसे डायपोल मोमेंट उसी तरफ है। इस बात का मतलब बेटा ये है कि यहां पर माइनस क्यू चार्ज, यहां पर प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू पर फोर्स लग रहा है आगे की तरफ क्यू ई, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ क्यू ई। बेटा आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जितना फोर्स आगे उतना फोर्स पीछे, यही नहीं बेटा टॉर्क भी 0 आ रहा है। जैसे सेंट्रो मास से देखो, ये पीछे वाला क्यू ई भी वहीं से पास हो रहा है, ये वाला क्यू भी वहीं से पास हो रहा है, दोनों फोर्स बेटा यहीं से पास हो रहा है, तो टॉर्क कितना आएगा 0। तो आपने देख लिया कि बेटा इस केस में आपका फोर्स भी 0 है और आपका टॉर्क भी 0 है, ठीक है बेटा। लेकिन थीटा इक्वल टू 0 में मैं तुम्हें एक हल्की सी बात और बताना चाहूंगा, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है ये चेक करते हैं। स्टेबल है या अनस्टेबल है ये चेक करने के लिए इस डायपोल को मैंने हल्का सा घुमाया, मैंने बेटा यूं घुमा लिया ऐसे, हल्का सा थोड़ा सा घुमाया, तो तेरा बेटा प्लस क्यू चार्ज यहां पर और माइनस क्यू चार्ज यहां पर, प्लस क्यू पर फोर्स लगा ऐसे और माइनस क्यू पर फोर्स लगा ऐसे। जैसे ही प्लस क्यू पर फोर्स लगा आगे और माइनस क्यू पर फोर्स लगा पीछे, देखना बेटा मैं इसको आगे खींचूंगा, इसको पीछे खींचूंगा, जैसे इसको आगे और इसको पीछे खींचा तो बड़ा पार्टिकल वापस थीटा इक्वल टू 0 की तरफ भाग रहा है। इसको आगे खींचा, इसको पीछे खींचा, जैसे बेटा इसको आगे और इसको पीछे खींचा, बेटा ये आपका डायपोल बेटा वापस से 0 डिग्री की तरफ भाग रहा है। वापस से अगर 0 डिग्री की तरफ भाग रहा है इसका मतलब टॉर्क बेटा ऐसे है, और ये टॉर्क वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ले जा रहा है। थीटा इक्वल टू 0 पर तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, अगर मैं उससे हल्का सा डिस्प्लेस करता हूं तो नेट टॉर्क वापस से इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो बेटा इसका मतलब आपका थीटा इक्वल टू 0 जो है बेटा ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। और अगर आपने बेटा पार्टिकल को यहां से 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री यूं करके छोड़ दिया, तो पार्टिकल वापस आने की टेंडेंसी रखेगा, वापस आने की कोशिश करेगा। एंड दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज आल्सो नोन एज बेटा क्या, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। आई होप यू गेट द पॉइंट। तो थीटा इक्वल टू 0 आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब दूसरा डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री या बेटा पाई रेडियन हुआ तो क्या होगा। तो उस केस में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ऐसे और डायपोल मोमेंट बेटा उसके अपोजिट है ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, डायपोल मोमेंट ऐसे, कितना एंगल बेटा 180। डायपोल मोमेंट अगर ऐसे है तो यहां पर मेरे पास आ गया प्लस, बेटा कैपिटल क्यू लिखेंगे, सॉरी स्मॉल क्यू लिखेंगे बेटा, इधर तो आ गया प्लस क्यू, बेटा यहां पर आ गया माइनस क्यू। प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, कितना फोर्स क्यू ई, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर की तरफ क्यू ई। बेटा आपने नोटिस कर लिया होगा क्या हो रहा है, अगर मेरे पास ये डायपोल है, ये डायपोल है, तो यहाँ पर मेरे पास चार्ज है बेटा प्लस क्यू, इस पर फोर्स है ऐसे, यहाँ पर चार्ज है माइनस क्यू, इस पर फोर्स है ऐसे, इस पर फोर्स यूं, इस पर फोर्स यूं। एक तरह से डायपोल बेटा तुमने ऐसे कर दिया। लेकिन अगर बेटा इस तरह से अगर प्रेस करोगे, इसको अंदर प्रेस करोगे, इसको बाहर, इसको अंदर अगर प्रेस करोगे तो बेटा तुम देख पा रहे हो कि किसी प्रकार कोई रोटेशन नहीं हो रहा है। टॉर्क भी क्या आएगा 0, टॉर्क 0 आएगा। इस बात को ऐसे ही फील कर सकते हो कि सेंटर से क्यू ई पास हो रहा है, टॉर्क 0, सेंटर से क्यू ई पास हो रहा है, टॉर्क 0। तो पक्की बात है क्यू ई फोर्स तो 0 है ही है, आपका टॉर्क भी तो 0 है। लेकिन मैं आपसे पूछूं बेटा ये स्टेबल है या अनस्टेबल है, तो आपको सर स्टेबल अनस्टेबल के लिए तो इसको हल्का सा डिस्प्लेस करना जरूरी है। तो मैंने क्या किया कि बेटा इस डायपोल को हल्का सा डिस्प्लेस किया और ये वाला माइनस क्यू चलते चलते यहां आ गया और ये वाला प्लस क्यू चलते चलते यहां आ गया। माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स जो लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो फोर्स है ऐसे क्यू ई, प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगेगा बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ फोर्स लग गया ऐसे क्यू ई। इस डायपोल पर जो इधर फोर्स क्यू ई लगा और इधर फोर्स क्यू ई लगा वो यूं घुमा रहा है इसको यूं, और अगर यूं घुमा रहा है तो बेटा जैसे मैंने रोड को हल्का सा ऐसे किया, इस पर फोर्स लग गया ऐसे, इस पर फोर्स लग गया ऐसे, रोड यूं घूम जाएगी। और अगर रोड यूं घूम जाएगी तो बेटा उस इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जा रही है, उससे दूर जा रही है। हाँ बोलो सर दूर जा रही है, बेटा दूर जा रही है तो स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल।
मैं रिपीट करता हूँ बेटा, ये तेरा नेगेटिव चार्ज, ये तेरा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, नेगेटिव चार्ज पर फोर्स यू है, इस पर फोर्स यू है बेटा, नेट फोर्स भी जीरो, नेट टॉर्क भी जीरो मान लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि हल्का सा डिस्प्लेस कर, नेगेटिव वाले चार्ज पर फोर्स आया ऐसे, पॉजिटिव वाले चार्ज पर फोर्स आया ऐसे, जैसे इस पर फोर्स यूं, इस पर फोर्स यूं घूम जाएगा, और अगर ये यूं घूम जाएगा तो बेटा ये 0 डिग्री के, सॉरी बेटा जो उसकी एक्चुअल पोजीशन थी उसकी तरफ नहीं जा रहा, उससे दूर जा रहा है, और अगर दूर जा रहा है तो दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज, दिस काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा ये हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा ये हमारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। इस केस में बेटा पार्टिकल की टेंडेंसी बेटा वापस आने की नहीं है। वापस आने की टेंडेंसी बेटा सिर्फ कब है? बेटा सिर्फ तब है जब बेटा थीटा इक्वल टू 0 के आस पड़ोस से अगर छोड़ा जाए तो थीटा इक्वल टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री बेटा आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। चलिए बेटा अगला काम छोटा सा काम और है। अब थीटा इक्वल टू 0 जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, उसका हल्का सा पोस्टमार्टम और करते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री जो हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा, उसकी कहानी और गढ़ते हैं अपन, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा, डायपोल में बेटा शुरुआत में इस तरफ था, मैंने बेटा उसको हल्का सा ऐसे घुमा दिया ऐसे, थीटा जैसे घुमा दिया बेटा, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स आगे, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स पीछे, इस पर फोर्स आगे, इस पर फोर्स पीछे, तो बेटा ये यू घूमना चाहेगा, यू घुमाना चाहेगा, टॉर्क लगेगा ऐसे, और अगर टॉर्क यू लगेगा तो लगातार बेटा इसका ओमेगा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। जब मीन पोजीशन से गुजरेगा तो उस टाइम पर आपका ऑफ कोर्स टॉर्क 0 हो जाएगा, अल्फा 0 हो जाएगा, मानते हैं। लेकिन यहां से यहां तक के पूरे रास्ते में टॉर्क लगाए इस तरफ, अल्फा लगाए इस तरफ, वो लगातार इसका ओमेगा बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है बढ़ा रहा है। तो जब ये रॉड सॉरी जब ये डायपोल यहां से गुजरेगा उस टाइम पर इसका ओमेगा 0 नहीं होगा, बल्कि इस इंस्टेंट पर इसके पास ओमेगा की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो यहां पर रुकेगा नहीं, वो और आगे जाएगा। लेकिन बेटा जैसे ही मान लो ये थोड़ा सा और आगे गया, ओमेगा तो बेटा ऐसे, जैसे थोड़ा सा और आगे गया, अब हम जानते हैं कि ये वाला प्लस क्यू चार्ज, ये वाला माइनस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज पर फोर्स ऐसे, माइनस क्यू चार्ज पर फोर्स ऐसे, ये जो फोर्सेज होंगे इसको यू घुमाना चाहेंगे, और अगर यू घुमाना चाहेंगे तो बेटा टॉर्क आएगा ऐसे, और टॉर्क आएगा ऐसे, तो लगातार ओमेगा घटेगा। तो इसका मतलब यहां से यहां तक ओमेगा बढ़ा, अब यहां से तक लगातार ओमेगा घटेगा 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 घटेगा, कभी ना कभी वापस से जहां अगर थीटा से छोड़ा था तो थीटा पर जाकर ही बेटा इसका ओमेगा वापस से क्या हो जाएगा 0। लेकिन ये चार्ज प्लस क्यू, ये चार्ज माइनस क्यू, इस पर फोर्स आगे, इस पर फोर्स पीछे, ये फोर्सेस इसको वापस से घुमाए रहे हैं इस तरफ। टॉर्क तो बेटा इस तरफ है ही है, अल्फा बेटा इस तरफ है ही है। अब लगातार ओमेगा बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जब यहाँ से गुजरेगा तो वापस से बेटा ओमेगा इस पूरे के पूरे डायपोल की होगी सबसे ज़्यादा। इस टाइम पर अल्फा भले ही 0 होगा लेकिन ओमेगा बेटा 0 नहीं होगा, ये और आगे जाएगा। लेकिन जैसे ही और आगे जाएगा टॉर्क लगेगा ऐसे, अब लगातार ओमेगा घटेगा 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 घटेगा, बेटा यहाँ पर ओमेगा क्या हो गया 0, फिर ओमेगा बढ़ा, फिर घटा, फिर मेरे ख्याल से तुम कहानी समझ गए बेटा। यहाँ से छोड़ा तो लगातार ओमेगा बढ़ा बढ़ा बढ़ा, ओमेगा सबसे ज़्यादा, फिर बेटा एंगुलर वेलोसिटी घटी 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 घटी, बेटा यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी 0, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, यूं बेटा लगातार ऐसे ऑसिलेटरी मोशन करता जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू 0 के अबाउट बेटा ये तय हो चुका है कि ये ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा नहीं करेगा वो एक मैथमेटिकल कंडीशन है, वो मैथमेटिक्स देख लेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम वो मैथमेटिक्स देख लेंगे। लेकिन ये पक्का है कि बेटा ये ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा। चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि बेटा ये एसएचएम करेगा नहीं करेगा, ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा, एसएचएम करेगा या नहीं करेगा। आप बोलोगे सर एसएचएम करने की कंडीशन क्या थी? बेटा अगर ट्रांसलेशनल मोशन था तो हम एक रीस्टोरिंग फोर्स बोला करते थे, और ये कहा करते थे कि वो रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं है, रीस्टोरिंग टॉर्क है। सर ये रीस्टोरिंग शब्द क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि बेटा ये जो टॉर्क है ना, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है।
ये रीस्टोरिंग टॉर्क जो है बेटा, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है पीई साइन थीटा। ट्रांसलेशनल मोशन में एसएचएम के लिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। एंगुलर एसएचएम के लिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा होना चाहिए। सर यहां पर टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा नहीं है, थोड़ा मैं कब कह रहा हूं कि एसएचएम है? एसएचएम नहीं है, बल्कि मोशन का कैसा है, ऑसिलेटरी। लेकिन कोई बच्चा बोल दे कि सर एक स्पेशल केस ले लो कि अगर थीटा बहुत छोटा हो तो, अरे बेटा अगर थीटा बहुत छोटा होगा तब मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, और सिर्फ उस केस में मैं कह सकता हूं कि मेरा जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो आएगा P इंटू ई इंटू थीटा। जैसे लीनियर एसएचएम के लिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एसएचएम के लिए टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ एंगुलर एसएचएम। मेरे ख्याल से बेटा तुम सारी कहानी समझ गए होंगे कि इसका मतलब अगर थीटा बड़ा हुआ और छोड़ा तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा, लेकिन अगर बहुत कम थीटा से अगर छोड़ा तो एसएचएम करेगा। तो एसएचएम सिर्फ कब करेगा? जब थीटा छोटा होगा तभी करेगा। ऑसिलेटरी मोशन बेटा ऑफ कोर्स चाहे एंगल बड़ा हुआ तब भी कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा हमारा टॉर्क आ गया। सर इससे हम जैसे हमसे टाइम पीरियड और निकाल सकते हैं? हाँ बेटा बिल्कुल निकाल सकते हैं। सर कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे आप लीनियर में निकालते थे। लीनियर वाला बेटा याद आ गया होगा, नहीं याद है मैं बता देता हूं। लीनियर वाले में आप लिखा करते थे फोर्स इक्वल्स टू आई अल्फा, आप सॉरी बेटा फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आज टॉर्क है तो मेरे बच्चे लेते हैं टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। सर कहां के अबाउट आई? बेटा तुम जानते ही हो, हिंज कर रखा तो हिंज के अबाउट, अदरवाइज सेंटर ऑफ मास के अबाउट बोल रखे हो तुम्हें यार। मेरे पास आ गया अल्फा इज इक्वल्स टू पी ई अपॉन आई इंटू थीटा। बड़ा कंपेयर करना है इसको तुम। वहां पर हुआ करता था एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, यहां पर है एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये हमारे पास आ गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। एसएचएम की जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वो होगी रूट ऑफ पी ई अपॉन आई। और अगर किसी ने मुझसे टाइम पीरियड पूछ लिया मैं बड़े आराम से बोलूंगा टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पी। ये बेटा हमारा टाइम पीरियड है। तो हमारे एसएचएम का अगर किसी ने टाइम पीरियड पूछा तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर हिंज्ड नहीं हुआ, बेटा मैं बात रिपीट कर रहा हूं, हिंज्ड नहीं हुआ तो टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट। बेटा याद करो, हिंज नहीं होता था तो बेटा तुम टॉर्क कहां के अबाउट लिखते थे? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखोगे तो बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट? सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर लेंगे इसका सेंटर ऑफ मास के अबाउट। और सर अगर हिंज्ड हुआ तो अरे बेटा चिंता वाली बात ही नहीं है, अगर हिंज्ड हुआ तब भी टॉर्क तो यही आएगा, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा किसके वर्ड ले लेंगे? हिंज के वर्ड ले देंगे। तो आप बोलोगे सर दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अबाउट हिंज अपॉन बेटा पीई अपॉन बेटा पी। ये बेटा हमारा टाइम पीरियड आ गया। ये टाइम पीरियड बेटा जब हिंज ना हो तो सेंटर ऑफ मास की वर्ड बेटा एसएचएम कर लेगा, और बेटा ये जब हिंज होगा तो बेटा हिंज की वर्ड कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो बेटा तुम समझिए इस बात को कि अगर आपने मान लो सर मैंने 90 डिग्री से छोड़ दिया, बेटा 90 डिग्री से अगर छोड़ोगे तो पहले ओमेगा बढ़ेगा फिर ओमेगा घटेगा, 90 जाकर रुक जाएगा फॉर एन इंस्टेंट, फिर ओमेगा बढ़ेगा फिर घटेगा, बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा। विल इट परफॉर्म एसएचएम? नो, इट विल परफॉर्म जस्ट ऑसिलेटरी मोशन। सो उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? नहीं बेटा, इतनी मैथमेटिक्स हमारी बढ़िया नहीं है कि हम हर ऑसिलेटरी मोशन का टाइम पीरियड निकाल सकें। हम तो सारे के सारे ऑसिलेटरी मोशन का जो सबसे सिंपलेस्ट है, सबसे आसान जिसकी मैथ्स है, कौन? सिंपल हार्मोनिक मोशन, हम तो उसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। वो कब होगा? वो हमेशा नहीं होगा, वो सिर्फ तब होगा जब आपने छोटे से एंगल से छोड़ दिया हो बेटा, फिर यूं हल्के 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 ऑसिलेटरी मोशन कर रहा होगा, एसएचएम कर रहा होगा, और उस एसएचएम का टाइम पीरियड हम बड़े आराम से कह सकते हैं दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर ऑफ आई अपॉन पीई। हिंज हो तो हिंज के अबाउट आई, हिंज ना हो तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई। आई होप बेटा समझ में आ गया होगा आपको।
बेटा अभी भी इलेक्ट्रिक डायपोल ना आधे लेक्चर का बाकी है, तो आप लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के सवाल मत करना, उससे पहले वाले कर लेना। वो बेटा बहुत सारे हैं, हाँ ठीक है, तो एक बार आप वही करना। इलेक्ट्रिक डायपोल वाले सवाल बेटा एक बार आप शीट में बेटा मत छेड़ना, साथ में कर लेना, क्या दिक्कत है, एक ही तो सेक्शन है, ठीक है बेटा। मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लग गया, तो कल हो जाएगा ना। उसके बाद आप बेटा डायपोल के सवाल करना, और उससे पहले बेटा जितने सवाल हैं वो सारे निपटा लो।